हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी तक अपन ने रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी और रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अभी आज एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो है डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन शीट में देखे होंगे जब उसमें आपसे बोला जाता है कि भाई एक कर्व और दूसरे कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, एक पॉइंट की दूसरे कर्व से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो ये सब बातें अभी अपन को थोड़ी सीखनी है। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, ऐसे मतलब इस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए इस तरीके से एक कर्व आपको दे रखा है और एक यहाँ पे P पॉइंट दे रखा है। ठीक है, P पॉइंट फिक्स है और आपसे पूछा गया कि भाई अगर आप कोई भी Q पॉइंट इस तरीके से मान लीजिए आप लेते हो, जैसे कि ये Q1 है, फिर Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरीके से आप बहुत सारे अगर पॉइंट्स आप लेते हो तो अगर आप P को इन सब पॉइंट से मिलाओ, जैसे कि ये हो गया PQ1, फिर ये हो गया PQ2, इस तरीके से आप अगर मिलाओ तो आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस PQ वाली कौन सी होगी, मतलब इस कर्व की पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये आपको बतानी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो Q3 वाला पॉइंट है ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, दिख रहा है। तो साथ में आपको हमेशा याद रखना होता है कि ये जो लाइन आएगी, जैसे PQ3 वाली जो लाइन है, जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है, वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग आएगी। आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि ये PQ3 लाइन कर्व की नॉर्मल होगी। ठीक है, तो मैं इस बात को लिखने वाला हूं अभी। ठीक है, लेट पॉइंट P इज फिक्स and a variable point on curve y is equals to fx is q। तो आपसे बोला गया P पॉइंट तो फिक्स है और Q पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस y इज इक्वल्स टू fx कर्व के ऊपर घूम रहा है, वेरिएबल है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमको पता करना था टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों चलेगा। ठीक है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू कर्व। इस कर्व की पॉइंट P से अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए देन, ठीक है, टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू कर्व। ठीक है, वी हैव टू अज्यूम, वी शुड अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन कर्व। ये कर्व के ऊपर अपन पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करेंगे एंड देन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस बात कैसे बोल सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू कर्व, ठीक है, ऑलवेज लाइज अलोंग नॉर्मल ऑफ द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ये हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही आती है। ठीक है, कर्व का जो नॉर्मल होगा उसके अलोंग आएगी, ये मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, तो ये तो जस्ट थ्योरी मैंने थोड़ी लिखी है। अभी बात करते हैं क्या प्रोसेस होगा सॉल्व करने का, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। तो पहली बात तो आपको पॉइंट P तो दिया रहेगा, तो पहली चीज, ठीक है, पॉइंट P इज फिक्स, ये तो आपको गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको क्या करना है,
आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, PQ3 आपको चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल्स टू fx। इसको कैसे अज्यूम करते हैं ये सबको मैंने बता रखा है कि पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लिया। क्लियर है? तो पहला स्टेप ये हो गया, अज्यूम ऑल पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू fx। स्टेप नंबर 2, तो इस पैरामेट्रिक जो आपने पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम किया है, जैसे कि मान लीजिए Q है, तो आप क्या करोगे, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पैरामेट्रिक पॉइंट। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि जो पैरामेट्रिक पॉइंट आपने अज्यूम किया है, इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन बना देनी। ठीक है, थर्ड स्टेप, ठीक है, पास दिस नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट P। तो इस नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी, इस नॉर्मल को कहाँ से पास करा देंगे, पॉइंट P से पास करा देंगे, और ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P को इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। जो भी नॉर्मल की इक्वेशन आएगी उसमें पॉइंट P को हम सेटिस्फाई करा देंगे। स्टेप नंबर 4, ऐसा करने के बाद में, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ऐसा करने से जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी, फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड एनालाइज मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। तो फिर आपको ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा कि वो जो डिस्टेंस आई है वो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी या उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिनिमम डिस्टेंस आएगी। तो ये सिंपल से 4 स्टेप आप याद कर लेना, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो जिसमें पूछी जाती है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट और एक दूसरे कर्व के बारे में। तो चलिए एग्जांपल अपन लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम P 1,2 to x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हो एक सर्कल है, तो आपसे पूछा गया है इस सर्कल की इस पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आप बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्पेशल केस का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि इसमें सर्कल इन्वॉल्व हो गया है। तो सर्कल अगर इन्वॉल्व हो गया है तो हम क्या करेंगे, सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर अपन डिफरेंशिएशन वाले तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने 1 को इधर लाया सबसे पहले और 1,2 रख के देखा। तो जब मैंने 1,2 इसमें रख के देखा तो डेफिनेटली इसका एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा, s>0 आएगा। तो जिस भी सर्कल के लिए s>0 आता है तो वो पॉइंट हमेशा सर्कल के बाहर ही होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये सर्कल है और ये पॉइंट बाहर है P 1,2। तो हमको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो हमने देखा था सर्कल में कि सर्कल के केस में आपको मैक्सिमम मिनिमा से नहीं जाना पड़ता है, डेरिवेशन से नहीं, डिफरेंशिएशन से नहीं जाना पड़ता है। वहाँ तो सिंपल आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है। वो क्या फॉर्मूला है कि अगर आप सेंटर को ध्यान से देखो तो इसका सेंटर हो जाएगा -1, -4, और अगर आप रेडियस को देखो तो इसकी रेडियस है 1। तो यहाँ से अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली वो मिनिमम डिस्टेंस यही होगी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो होगी PA, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, PA को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर आप लिख सकते हो PC - R।
तो ये फॉर्मूला आपको लिखाया था कि सेंटर की पी से डिस्टेंस निकाल दो, उसमें से रेडियस को माइनस कर दो तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब पी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। पी सी कितना आ गया 1 + 1 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 + 4 होल स्क्वायर, ये तो आ गया पी सी और माइनस में कितना कर देना है आर यानी 1 कर देना है। तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 36 √ प्लस -1 यानी आ जाएगा √40 - 1। तो ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस। दूसरी चीज मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कौन सी, पहले पी बी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जिसका फॉर्मूला होगा पी सी प्लस आर। तो पी सी का मतलब √40 और प्लस उसमें आर का मतलब 1 कर दिया, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था, थोड़ा इजी था, क्योंकि इसमें सर्कल इन्वॉल्व हो गया तो हम आसानी से इसको कर पाए। अगर यही क्वेश्चन में कोई दूसरा कर्व होता तो हमको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती। चलिए उसी पॉइंट पर अब अपन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन ऐसा ही लेते हैं जिसमें कर्व सर्कल ना हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P8, 0 फ्रॉम y² = 4x। ये क्वेश्चन आ गया। आपसे बोला गया कि इस पॉइंट की इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट करके बताइए, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब की बार आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो पॉइंट है और ये सर्कल तो है नहीं है, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमको थोड़ा डायग्राम वाइज देखना पड़ेगा। तो अगर आप कर्व की बात करें, इस वाले कर्व की बात करें, तो इसके बारे में आप जानते हैं y² = 4ax है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, अगर P पॉइंट की मैं बात करूं तो वो P पॉइंट यहाँ कहीं आएगा 8, 0। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी पॉइंट Q आप अज्यूम कर लीजिए कर्व के ऊपर। तो पहला स्टेप हमने यूज किया, स्टेप नंबर ये बोलते हैं कि वो पॉइंट अज्यूम आपको करना है। तो पॉइंट हम जानते हैं पैराबोला पे, वैसे अगर पैराबोला नहीं भी होता तो हमको पैरामेट्रिकली पॉइंट अज्यूम करना मैंने आपको सिखाया है, तो आप कर सकते हैं। बट पैराबोला है इसीलिए हम जानते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, AT², 2AT, ये होता है पॉइंट। अब यहां से आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है 1, y² = 4ax पैराबोला होता है, तो इसीलिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसीलिए पॉइंट आ जाएगा T², 2t। तो पॉइंट हमने जूम कर लिया सबसे पहले T², 2t, ये इस कर्व के ऊपर पॉइंट है। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाएंगे। अब t के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन आपको जानते होंगे, कितना नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y = -tx + 2at + at³। शायद आपको याद होगा, मुझे तो याद है, देख लीजिए मैंने लिखा है, आपको शायद याद है कि नहीं याद है। इसमें कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बताइए कि इसमें सर आपने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से y = -tx + 2at + at³। अच्छा, a का वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा y = -tx + 2t + t³। ये बन गया अपना कर्व। अच्छा, ऐसे आप नहीं कर पाते हो, मान लीजिए नॉर्मल की इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल अपने चैप्टर पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, तो -1/dy/dx, ये हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, और पॉइंट आपको पहले से ही दे रखा है, तो वहां से आप इक्वेशन बना दोगे नॉर्मल की, वो बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं भी याद है तो भी इस क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हैं। सॉरी, तो चलिए आगे, यहां तक कर दिया। तीसरा स्टेप अपना क्या कहता है, तीसरा स्टेप ये बोलता है कि उस पॉइंट को आप पास करा दीजिए यहां से, इस पॉइंट को नहीं, कौन से वाले पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट है वहां से पास करा दीजिए। मतलब अभी हमने क्या किया है कि यहां पे एक पॉइंट लिया था Q और वेरिएबल पॉइंट लिया, और वहां पे नॉर्मल को मैं इस P पॉइंट से पास करवाने वाला हूं। तो ठीक है, तो पॉइंट अपना क्या है, P है 8, 0, इसको सेटिस्फाई करा दिया, सेटिस्फाइज नॉर्मल, तो नॉर्मल को सेटिस्फाई कराया पॉइंट P से, तो ये बन गया 0 = -8t + 2t + t³। तो यहाँ से आ गया t³ -6t
इज इक्वल्स टू 0। सही क्या है? ठीक है, तो एक तो आ गया t, ठीक है, दूसरा आ गया t² माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। शायद मैंने सही किया होगा, आप फिर से एक बार जरूर चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप खुद से इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू एक तो 0 आएगा और यहाँ से आएगा √6 और एक आएगा माइनस का √6, ठीक है। तो 8,0 मैंने इसमें रखा था, तो 8x की जगह हो गया, y की जगह हो गया 0 और ये बनेगा 2t, यानी 2t सही है और ये बनेगा t³, तो ये भी सही है। चलिए, तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं। अच्छा, इसमें आपको वैसे कोई टेंशन की बात है नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि जनरली 3 नॉर्मल आपको मिलते ही हैं। अब वो 3 नॉर्मल कैसे हैं? क्योंकि एक पॉइंट तो अपना एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये एक्स एक्सिस खुद एक डेफिनेटली एक नॉर्मल होगी, ये हम जानते हैं। और 2 जो बाकी पॉइंट आएंगे वो सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे लाई करेंगे, ऐसे Q1 फिर Q2 और फिर Q3, इस तरीके से 3 लाई करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब बस हमको ये पता करना है कि इन तीनों में से मिनिमम वाला कौन सा है, ये हमको एनालाइज करके ही पता चलेगा। तो एनालाइज हमने किया, t की वैल्यू हमको 0 मिल गई। अच्छा, दूसरी बात, ये और ये पॉइंट से डिस्टेंस जो आएगी वो हमेशा इक्वल आएगी, इसमें भी अपन को कोई डाउट नहीं है, ये तो इक्वल आनी ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इन 2 को चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये डिस्टेंस तो मुझे पहले से पता है 8 है, एक बार के लिए मैं ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे t कितना मिला है? √6, तो √6 मिला है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 6,2√6, ये मुझे वो पॉइंट मिल गया। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा मिटाता हूं इसको। तो अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखी Q की P से Q1 की, तो PQ1 की अगर मैं बात करूं तो वहां से आप बोलोगे 8 - 6 होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और √6 का हो गया 6, 6 × 4 24, तो अंडर रूट में कितना आ गया है? 28, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? √28। और ये वैल्यू कितनी है? 8 का मतलब होता है √64, तो ये तो √64 है और ये वैल्यू कितनी है? √28, तो डेफिनेटली छोटी कौन सी होगी? यही √28 छोटी होगी। तो यहां से मुझे एक बात तो पक्की मिल गई कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? मिनिमम डिस्टेंस होगी √28। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 2√7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो आगे, ये भी सेम आएगी, ठीक है। दूसरी चीज हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करोगे? आप ध्यान से देखिए भाई, अगर ये पॉइंट आप ना लेके ये पॉइंट लेते हो, इस कर्व के ऊपर इधर यहां पॉइंट लेते हो, तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अब, जो कि इससे तो बड़ी ही होगी, क्योंकि मिनिमम तो आप निकाल चुके हो। फिर क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट लोगे तो और बढ़ जाएगी डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट लोगे और बढ़ जाएगी डिस्टेंस। ऐसे करते करते जब ये पॉइंट आप ऐसे आगे ले जाते जाओगे तो लास्ट में जो ये डिस्टेंस आएगी वो किसकी तरफ चली जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। आप देख सकते हो, बहुत आगे का पॉइंट ले लोगे तो ये डिस्टेंस तो कितनी चली जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ। तो अब आप क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम डिस्टेंस नॉट डिफाइन। मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं। कैसे कंफ्यूजन में रहते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने कहा कि चलिए मैं उधर जा रहा था, कोई बात नहीं है, अभी मैं इधर आ रहा हूँ, इस साइड में आ रहा हूँ। तो अगर इस साइड में आप आ रहे हो तो आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो डेफिनेटली ये PQ1 से वैल्यू कम आएगी, ये पॉइंट लिया तो वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू लिया तो क्या हो जाएगा? सॉरी, बढ़ जाएगी। ये वैल्यू थोड़ी बड़ी, भाई सबसे मिनिमम तो ये थी, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर थोड़ी सी बढ़ गई और यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब अगर वापस अपन इधर जाएंगे तो वैल्यू कम हो गई, इधर से आएंगे तो वैल्यू कम हो गई, इधर से आएंगे तो और वैल्यू कम हो गई। ऐसे करते करते यहाँ पे जाएंगे तो फिर से वैल्यू मिनिमम हो गई। मतलब यहाँ पे वैल्यू मिनिमम थी, वैल्यू बढ़ती गई, फिर एक बार बढ़ी और फिर वापस घटनी चालू हो गई और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? वापस से मिनिमम आ गई और उसके बाद में वैल्यू वापस बढ़नी चालू हो गई। किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? PQ डिस्टेंस की। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये जो PQ to 8 डिस्टेंस है वो तो फिर मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान से देखना है कि हाँ, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो है, बट ये लोकल मैक्सिमा है।
ये डिस्टेंस जो है वो लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस है, ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल का मतलब सबसे बड़ी ये नहीं है। तो ये जरूर बोल सकते हो कि अगर लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस की बात है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस वाला ही पॉइंट होगा, बट इसको हम सबसे बड़ी डिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं करेंगे या उसमें काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बात बता दी है कि कैसे कर्व के बीच में, मतलब एक कर्व और एक पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस कैसे निकालनी है। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं दो कर्व्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालें। मान लीजिए ऐसे करके दो कर्व हैं तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दूसरा कर्व है मान लीजिए y इज इक्वल्स टू जी एक्स, और हमको क्या करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो ये एक मान लीजिए p पॉइंट है, ये एक मान लीजिए q पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू उसको हमको मिनिमम करना है। तो मैं लिखूंगा फॉर पी क्यू टू बी मिनिमम, फॉर पी क्यू टू बी मिनिमम लाइन पी क्यू, ठीक है, मस्ट बी नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स। ठीक है, एक ही बात आपको याद करनी कि अगर इस पी क्यू डिस्टेंस को मिनिमम होना है तो ये पी क्यू लाइन पहले कर्व की भी नॉर्मल होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली दूसरे कर्व की भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपको कोई नॉर्मल मिलता है तो उस नॉर्मल के अलोंग ही हमेशा मिनिमम डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे काम करना है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? बहुत ही आसान है। मान लीजिए पी को आपने फिक्स कर दिया। अब पी को आपने फिक्स किया तो आप क्या बोलोगे, क्यू कहाँ पे होना चाहिए जब ये पी क्यू लाइन इसका नॉर्मल बन जाए। अब आपने क्या बोला, भी क्यू को फिक्स कर दो। क्यू को फिक्स कर दिया तो ये पी कहाँ पे होना चाहिए, वहां पे, जब ये इसका नॉर्मल बन जाए। तो सिंपल सी बात है। स्टेप कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला स्टेप, ठीक है, अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन बोथ द कर्व्स। तो पहला काम तो आपको करना है कि दोनों कर्व के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लेना है। ठीक है, स्टेप 2। दूसरा काम ये करना है, अच्छा दोनों के ऊपर अलग अलग आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले पे अगर आप T1 लेते हो तो दूसरे पे आपको T2 लेना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट दीज पैरामेट्रिक पॉइंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दीज पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिसका ये कर्व है उसी के लिए, मतलब पी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पी पॉइंट के टाइम आपको नॉर्मल निकालना है जी एक्स का, और क्यू पॉइंट के लिए आपको नॉर्मल निकालना है एफ एक्स का। तो अपना अपना नॉर्मल आप दोनों के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 क्या है, सिंस बोथ नॉर्मल्स शुड बी सेम, तो आप क्या करोगे, सो कंपेयर बोथ द इक्वेशन या बोथ द नॉर्मल्स इक्वेशन। तो नॉर्मल की जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करा देंगे एंड कैलकुलेट या फाइंड पैरामीटर। तो जो पैरामीटर की वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है दोनों नॉर्मल को आपस में कंपेयर करा के, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा के। क्योंकि नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो दोनों ही नॉर्मल अगर एक जैसे ही हैं तो दोनों स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल हो गई। तो आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कर सकते हो। ऐसा करने से आपको दोनों पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों पैरामीटर के वैल्यू मिलने के बाद में स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 में आप डायरेक्टली करोगे फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। तो फिर आप मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये प्रोसेस रहता है दोनों
अगर दो कर्व आपको दे रखे हैं तो उनके लिए ऐसा प्रोसेस रहता है। ओके, तो अगर अपन से पूछा जाए, ठीक, कुछ नोट हम बनाते हैं, जैसे कि नोट नंबर 1। तो इस तरीके से मान लीजिए पहला कर्व था और इस तरीके से दूसरा कर्व था, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और ये y इज इक्वल्स टू जी एक्स। मान लीजिए इस तरीके से बात करी गई थी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और y इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो हमको बोला गया था कि P पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, Q पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, तो ये जो लाइन आएगी वो दोनों का नॉर्मल होगा। ये हमको अभी तक पता है। तो पहली बात हम क्या बोल सकते हैं, पहली बात बोल सकते हैं टेंजेंट एट P एंड टेंजेंट एट Q विल बी पैरेलल। पहली बात तो ये आसानी से हम बोल सकते हैं कि अगर आप P के ऊपर कोई टेंजेंट बनाते हो, अगर आप P पे कोई टेंजेंट बनाते हो और Q के ऊपर कोई टेंजेंट बनाते हो, तो दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होगी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। नोट नंबर 2, इफ वन ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि आपके दोनों कर्व में से एक कर्व अगर हो जाए स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरीके से एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए भाई, आप क्या बोलोगे कि पॉइंट कहीं पर भी मैं स्ट्रेट लाइन पे ले लूं और उसके बाद इस तरीके से मुझे बस नॉर्मल ढूंढना है। तो इस बार आप क्या करोगे, क्योंकि आपको लाइन एल, मान लीजिए लाइन एल है, तो इसके स्लोप के बारे में तो पता ही है, आप पहले से ही जानते हैं इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आप पहले से ही ये जानते हैं कि इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। अगर इसका स्लोप m है, ठीक है, मैं ऐसे बोलूं कि अगर इस लाइन का स्लोप m है, तो आप जान गए इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1/m। ये तो आप जानते ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो कोई बात ही नहीं बची है, बस आपको ऐसा नॉर्मल बताना है जिसकी स्लोप आपको पहले से ही पता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा है, इफ वन ऑफ द कर्व स्ट्रेट लाइन, देन, ठीक है, अज्यूम ए पैरामेट्रिक पॉइंट, assume a parametric point on the curve and find equation of normal, find equation of normal with, ठीक है, गिवन स्लोप। ये गिवन स्लोप का मतलब आपको स्लोप पहले से ही पता होगी, जो कि आपको थोड़ी सी मेहनत करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहां से m निकाल के फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहां से आप नॉर्मल की स्लोप आपको पता ही है और नॉर्मल की इक्वेशन बता दोगे। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन में आपने स्लोप की वैल्यू पुट कर दी तो डेफिनेटली पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड फाइंड पैरामीटर, तो डायरेक्टली मैंने लिखा है कि पैरामीटर आप फाइंड कर लेना। कैसे करते हैं आप जानते हैं, आप स्लोप को कितना करोगे, स्लोप को इक्वल करोगे -1/m के। और स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, -1/dy/dx, ऐसे करके भी आप स्लोप निकाल सकते हो नॉर्मल की। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि dy/dx को m के इक्वल करना है, ऐसा आपको स्लोप बस ढूंढ लेना है। दूसरे शब्दों में यही मैंने बोला है कि यहां से जब आप वो जो टेंजेंट निकालोगे तो वो टेंजेंट डेफिनेटली इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका m आपको पता ही है और टेंजेंट भी बता सकते हो, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपको बस dy/dx को कितना कर देना है, m के बराबर कर देना है। तो जैसे ही आप dy/dx को m के बराबर कर दोगे तो वो अपने आप पैरामीटर आ जाएगा, x की या y की जो भी वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी, और बस वही m की वैल्यू पुट करने से ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर पॉइंट आ गया तो बस ये PQ आप निकाल दीजिए। PQ डिस्टेंस कैसे निकालनी है, P पॉइंट आपको पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन की किसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे आप कर चुके हो। तो दूसरे नोट में हमने देखा कि अगर एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए तो हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल कुछ फ़ायदा निकल गया।
अगला पॉइंट, अगला नोट, इफ वन ऑफ द कर्व इज सर्कल, एक कर्व अगर सर्कल हो जाए तो अपना फायदा है क्या? तो फिर से बिल्कुल फायदा है। ये सर्कल है मान लीजिए और दूसरा वाला कर्व अपना कुछ इस तरीके से हो गया, तो फायदा अपना ये मिलेगा कि हम ये जानते हैं सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो कम से कम अपनी एक मेहनत खत्म हो जाएगी कि ये जो कॉमन नॉर्मल है वो कॉमन नॉर्मल डेफिनेटली सर्कल के सेंटर में से तो जरूर पास करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है, अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट। चलिए इसको एक बार के लिए मैं fx नाम देता हूं, y इज इक्वल्स टू fx, और इसको मैं y इज इक्वल्स टू gx नाम देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अज्यूम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन gx, y इज इक्वल्स टू gx पर पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना है एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये ऐसा करके आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लोगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, पास दिस नॉर्मल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हो जो सर्कल का सेंटर है वो डेफिनेटली इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इस नॉर्मल को वो सेटिस्फाई करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, मतलब करवा देना आपको सेटिस्फाई जानबूझ के, और ऐसा करके आप पैरामीटर की वैल्यू निकालिए एंड फाइंड, ठीक है, पैरामीटर अगर एक बार मिल गया तो आप निकाल सकते हो वो पॉइंट P निकाल सकते हो। अगर ये पॉइंट P की मैं बात करूं तो ये पॉइंट P आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर पॉइंट P मिल गया फिर मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, CP माइनस R, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, CP प्लस R। तो आप बोलोगे मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी CP माइनस R और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी CP प्लस, नहीं मैक्सिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम का तो कुछ नहीं कह सकते, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी CP माइनस। मैक्सिमम डिस्टेंस का आप एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कितना आएगा, ठीक है। तो एनालाइज मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। तो अपने जो मैंने ये डायग्राम बनाया है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस CP माइनस R होगी, मैक्सिमम कितनी होगी वो तो इन्फाइनाइट की तरफ चली जाएगी इस डायग्राम के लिए। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो शायद आपको ये सब समझ में आया होगा, ये पॉइंट्स कैसे हम एक कर्व की डिस्टेंस दूसरे कर्व से निकालते हैं। तो इस पूरे टॉपिक का एक ही आप बोल सकते हो कि इसका पूरे टॉपिक का एक समरी एक ही चीज है, एक ही लाइन में आपको याद रखना है कि मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब कॉमन नॉर्मल के ही अलोंग सब कुछ आएगा। एक एग्जांपल अपन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर एंड x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच में निकालें। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आज का, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे और बाकी की चीज़ें भी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक लेक्चर और बचता है अपना, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ओके, थैंक यू।